तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक अभी खबर आई और वो ये है कि न्यूजीलैंड का दौरा है इंडिया। अभी आ रही है न्यूजीलैंड की टीम, T20 भी खेलेगी, टेस्ट मैच भी खेलेगी। और ख़बर यह है कि T20 के लिए जो कैप्टन है, चूँकि विराट कोहली ने मना कर दिया था कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तानी नहीं करेंगे, तो रोहित शर्मा T20 के नए कैप्टन जैसा कि उम्मीद थी, और KL राहुल उनके डिप्टी कैप्टन यानी कि वाइस कैप्टन होंगे T20 के लिए। एक खबर ये भी है कि पहले टेस्ट मैच में शायद विराट कोहली नहीं खेलेंगे और इसलिए पहले टेस्ट की कप्तानी भी रोहित शर्मा करेंगे। दूसरे टेस्ट में कोहली वापस लौट आएंगे और फिर वो कैप्टनशिप करेंगे। तो टीम में अब कम से कम 2020 के मैच में नया कप्तान एक ज़माने के बाद। वनडे का भी देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। वनडे में विराट कोहली कैप्टन बने रहेंगे या फिर बदले जाएंगे, क्योंकि अब कोच भी बदल गए हैं। रवि शास्त्री जो कि इंडियन टीम के कोच थे, लगातार करीब उन्होंने 7 साल तक की, एक छोटा सा बीच में गैप रहा जब अनिल कुंबले आए थे। और हालांकि जब वो आए थे तब इंडियन टीम टेस्ट रैंकिंग में शायद 6 या 7वें नंबर पे थी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाया। लगातार टेस्ट सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया। इंग्लैंड में भी 2-1 से हम आगे थे, एक टेस्ट तो हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर रवि शास्त्री के टेन्योर में कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं रहा। बस एक चीज़ छोड़कर, एक मलाल कि ICC का कोई भी टूर्नामेंट रवि शास्त्री नहीं जीत पाए, न जिता पाए इंडिया को। तो वो भी कोच से हट गए हैं और राहुल द्रविड़ नए कोच होंगे। तो अब नई जुगलबंदी होगी, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, इधर रोहित शर्मा। तो उम्मीद यही कि टीम अच्छा करे, टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इस कहानी की फरमाइश कई दिनों से, बल्कि कई वक्त से काफ़ी क्राइम तक फैमिली के लोग कर रहे थे, लेकिन आज इसकी बारी आई है। ऊपर वाले ने एक पूरा सिस्टम बनाया जब हम इंसानों को दुनिया में भेजा कि कौन कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। इंसानों के लिए इंसानों की बस्ती थी, जानवरों के लिए जंगल में। ये भी तय किया कि अगर इंसान की मौत होती है तो अपने अपने यकीन, अक़ीदे और धर्म के हिसाब से शमशान हो, कब्रिस्तान हो, आबादी से दूर हो, ये सारी चीज़ें तय की थी। लेकिन कुदरत के इस निज़ाम, कुदरत के इस कानून को तोड़कर कोई मुर्दों को अपने घर में रखने लगे, मुर्दों के साथ रहे, तो समाज का बैलेंस बिगड़ता है। और बहुत सारे लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी करते हैं, और करना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए, जैसा मैंने कहा, कि हर जगह होती है। इस कहानी के कई अफसोसनाक पहलू हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कोलकाता की ये कहानी है। अफसोसनाक ये है कि कई बार ऐसे चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उस वक्त ख़ास तौर पर मीडिया का भी जो रवैया होता है, तो हम उस इंसान को लेकर ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ना शुरू कर देते हैं कि हम ये सोचते नहीं हैं कि अगर उस तक ये बात पहुँचेगी, ये ख़बरें, वो TV देख रहा हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो या मैगज़ीन पढ़ रहा हो, तो उसके दिल दिमाग पे क्या बीतती होगी। ये कहानी उस कोलकाता की है जहाँ पे, जिस जगह पे ये सारी कहानियाँ हुई, एक तरह से वो टूरिज़्म का अड्डा बन गया, टूरिस्ट प्लेस बन गया। लोग दूर दूर से देखने के लिए इस घर को आने लगे। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट, कोलकाता का। एक न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, उसमें उस वक्त की रिपोर्ट ये थी कि एक शायद टेलीग्राफ में छापा था ये, कि उस घर के सामने एक चाय वाला था, जिसके चाय पीने के लिए आमतौर पर जो आसपास के कॉलोनी के गार्ड थे या फिर ड्राइवर थे, वही लोग आते थे। दिन भर में 40-50 कप चाय वो बेचता था। लेकिन इस कहानी के सामने आने के बाद जब लोग दूर दूर से इस घर को देखने आने लगे, तो उसका ये था कि करीब 250-300 कप उसकी चाय की बिकने लगी थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए। कहानी, जैसे मैंने बताया, कि कोलकाता की है। कहानी डे परिवार की है। इस डे परिवार के मुखिया थे अरबिंदो डे। अरबिंदो डे एक पढ़े लिखे इंसान थे और वो डायरेक्टर थे कोलकाता हेडक्वार्टर एयरफील्ड हर्बट लिमिटेड में। ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती थी ये कंपनी, और यहीं से वो 1989 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद ये अपने बीवी और बच्चों के साथ कोलकाता के इस पॉश इलाके में 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो शायद उनका पुश्तैनी मकान था, काफ़ी महंगा। फैमिली में उनकी पत्नी थी आरती और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था पार्था डे और बेटी का नाम था देवजानी डे। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। पढ़ी लिखी फैमिली थी। पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। जो इनका बेटा था पार्था, वो वहीं बीटेक की डिग्री लेता है, पहले राजा बाज़ार साइंस कॉलेज कोलकाता से, और फिर वो इंजीनियरिंग की और पढ़ाई करता है। और इसके बाद शुरुआत वो एक IT कंपनी में कोलकाता में कुछ दिनों के लिए काम करता है
और फिर बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है। बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी में, इन्फोसिस में उसे नौकरी मिल जाती है। नौकरी के बाद उसकी पोस्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, अमेरिका में। वो अमेरिका चला जाता है, अमेरिका में नौकरी करता है और फिर 2000 के आसपास वो अमेरिका से वापस आ जाता है। बेटी यानी कि पार्था की जो बड़ी बहन दीदी देवजानी, ये म्यूज़िक का इन्होंने कोर्स किया था और स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर के तौर पर काम करती थी। पूरी फैमिली खुश थी, खुशहाल थी, बड़ा प्यार था इन चारों में, माँ बाप में, दोनों बच्चों में, और बच्चे का फ्यूचर भी ठीक था। अब एक बेटा इन्फोसिस जैसे कंपनी में, यूनाइटेड स्टेट जैसी जगह पर नौकरी करके आया, सब कुछ ठीक चल रहा था 2007 से पहले तक। 2007 में अचानक अरबिंदो की पत्नी आरती जी की कैंसर से मौत हो जाती है। आरती की इस अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। दोनों बच्चे भी माँ से बहुत प्यार करते थे, अरबिंदो भी अपनी पत्नी से प्यार करते थे, और इस एक मौत ने एक घर का पूरा माहौल बदल दिया और वो लोग आरती की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे परिवार की सोच बदलने लगी, यहाँ तक कि इसके बाद पार्था बड़ा हो चुका था, देवजानी भी शादी की उम्र लगभग पार कर रही थी, लेकिन बार बार कहने के बावजूद अरविंदा जो इनके फादर थे, ये दोनों शादी नहीं कर रहे थे। इनका ये था कि शादी करने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे, माँ जा चुकी है, फिर कैसे रहेंगे अलग, साथ ही रहेंगे। तो इनका ये था कि हम पिता और दोनों बच्चे साथ रहेंगे, और इसीलिए ये शादी भी लगातार टालते रहे। लेकिन माँ की मौत के बाद घर का माहौल बदल चुका था, धीरे धीरे वक्त बीतता है। इनके दिमाग पे माँ की मौत का असर इतना था कि वो वक्त के साथ भी भुला नहीं पा रहे थे। जब भुला नहीं पा रहे थे, कुछ लोगों ने मशवरा दिया, फिर ये लोग थोड़ा सा रिलीजियस और रिलीजन की तरफ ज़्यादा सोचने लगे। पीस और उसके लिए अलग अलग सारी चीज़ें, किताबें, बुक, धार्मिक पढ़ने लगे। फिर भी सब ठीक चल रहा था 2014 तक। माँ की मौत के 7 साल हो चुके थे, लेकिन इन 7 सालों में ये गम इन लोगों से, इनके मन से निकला नहीं था। 2014 में अगस्त का महीना था। इस घर में अरबिंदो के अलावा, पार्था और देवजानी के अलावा, देवजानी ने 2 कुत्ते पाल रखे थे और उनसे बड़ा प्यार था देवजानी को, और माँ की मौत के बाद ही ये कुत्ते आए थे। इत्तेफाक की बात है कि अगस्त 2014 में बारी बारी से, पहले एक अप्रैल में और फिर 1 अगस्त में, दोनों कुत्तों की मौत हो गई। अब मौत होने के बाद कायदे से कुत्तों की मौत के बाद उन्हें या तो बाहर कहीं दफना देना चाहिए, लेकिन पार्था को लगा कि उसकी बहन बहुत प्यार करती है इन कुत्तों से, तो वो अपनी बहन से इन मुर्दा कुत्तों को भी अलग नहीं करना चाहता। उसने इन कुत्तों को घर में ही रखा, उनकी लाश को। धीरे धीरे वक्त बीता। कोलकाता आपको पता है, वैसे ही वहाँ पे ह्यूमिड और गर्मी भी होती है। कुत्ते कंकाल में तब्दील हो गए लेकिन घर से नहीं फेंका। इसके बाद दिसंबर 2014 की तारीख आती है, तो कुत्तों की मौत के करीब 6 से 8 महीने के अंदर धीरे धीरे देवजानी है, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो चुकी थी, और उसने खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा होता तो वो पानी पी लेती, और पार्था उसकी इस हालत से वाकिफ़ था, लेकिन पार्था भी कुछ नहीं कहता, और वो कहती कि हमें कुछ मोक्ष मिलेगा और इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन उसने खाना वाना छोड़ दिया। दिसंबर 2014 में देवजानी की मौत हो जाती है। अब पहले दोनों कुत्तों की मौत, उससे पहले माँ की मौत, और अब एक लौती बहन देवजानी की भी मौत। पार्था ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। पार्था इस मौत के सच को अपने तक ही रखता है, वो किसी को नहीं बताता। जिस कमरे में देवजानी रहती थी, इस 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के, उसी के बेडरूम में उसकी बहन की लाश पड़ी रही। उसने उसकी मौत की खबर किसी को नहीं दी। वो उसी कमरे में लाश के बराबर में एक दूसरे बेड पे सोता। उसके बाद वो उसको चादर से, बाकी चीज़ों से ढकता। खिड़की विड़की सब उसने बंद कर रखी थी, और पाबंदी से रोज़ाना वो अपनी बहन के लिए पानी और खाना जो भी होता वो रखता। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये था कि उसकी बहन उठेगी और ये खाएगी या पिएगी, और ये सिलसिला चलता रहा। दिसंबर 2014 में ये मौत हुई थी। 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक देवजानी उसी कमरे में मुर्दा पड़ी रही। 6 महीने में अब वो देवजानी से कंकाल बनकर रह गई थी। इस दौरान में पार्था का जन्मदिन भी आया। वो चाहता नहीं था, लेकिन उसके कुछ
करीबी, हालांकि उन लोगों से मिलता जुलता, बात कम करता था, कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त उन्होंने फोर्स किया, तो उसने कहा ठीक है घर आ जाओ। वो लोग घर आए, उसने अपनी बहन के दरवाजे को बंद कर दिया, बर्थडे मनाया बड़ी सादगी से और उन लोगों को विदा कर दिया और किसी को भनक भी नहीं लगी। 6 महीने बीत गए। इस दौरान में उस घर में उसके पिता अरबिंदो भी लगातार थे, उन्हें भी भनक नहीं लगने दी। शुरू के 1-2 दिन या कुछ दिन वो देवजानी के कमरे में जब मौका मिला तो गए, तो देखा देवजानी चादर ओढ़ कर सो रही है। उन्हें लगा सो रही है, बातचीत भी कम होती थी शायद। आगे पता चला बातचीत का भी एक राज था। तो खैर पिता को भी नहीं मालूम। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 11 जून 2015 की तारीख आती है। 11 जून 2015 को 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट की बाथरूम की खिड़की से अचानक धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। जब वो धुआं उठता है तो गार्ड और पड़ोसियों की नज़र पड़ती है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुँचती है, घंटी बजाती है। पार्था दरवाज़ा खोलता है और पार्था को जैसे देखने के बाद ये था कि उसके घर में कुछ हुआ ही नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम उसे बताती है कि भैया आपके घर से धुआं निकल रहा है। तो वो कहता है ठीक है आप चेक कीजिए। अब वो देखते हैं तो देखते हैं कि घर के बाथरूम के अंदर से धुआं निकल रहा है। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। फायर ब्रिगेड की टीम दरवाजे को तोड़ती है। जब तोड़ती है तो देखती है उसकी चीखें निकल जाती हैं। सामने एक शख्स बुरी तरह से जला हुआ पड़ा है, उसकी जान जा चुकी है। वो कोई और नहीं 77 साल के अरबिंदो डे थे, पार्था के पिता। अब जब ये देखा तो मामला पुलिस तक गया। पुलिस आती है। फिर अब चूंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो ये क्लियर था कि ये शायद खुदकुशी का मामला था। फिर पुलिस को वहाँ से पेट्रोल और माचिस का डब्बा भी मिलता है बाथरूम के अंदर से ही। तभी पुलिस ले जाती है और ये खुदकुशी की बात अभी ये सब चल ही रहा था कि पूछताछ के दौरान फिर पता किया जाता कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो कुछ रिश्तेदार भी तब तक खबर मिल के पहुँच चुके थे, तो उन्होंने बताया ये हैं कि इनकी बहन है। पुलिस पूछती सिस्टर कहाँ है। पार्था खामोश रहता है। पुलिस को डाउट होता है। पुलिस वापस घर जाती है। अब घर की तलाशी लेती है। देवजानी का दरवाज़ा बंद था, वो दरवाजे को खुलवाती है। जब अंदर घुसती है पुलिस, चादर हटाती है तो पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। उस बेड पे एक कंकाल लेटा हुआ था, चादर से उसे ढका हुआ था। अब पुलिस उस कंकाल के बारे में पूछती है। पार्थो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के बताता है कि ये मेरी बहन है, इसका नाम देवजानी है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसा शख्स है। भाई है और अपनी बहन की इस हालत के लिए इसको कोई अफसोस नहीं है। पिता बाथरूम में जल के मर गए और इसे ये तक पता नहीं फायर ब्रिगेड की जब तक टीम नहीं पहुंची कि घर के अंदर आग लगी हुई है। इसके बाद फिर पुलिस कमरे की और तलाशी लेती है तो वहीं पे एक और बैग के पास कुछ हड्डियां मिलती हैं और कुछ ढांचा था। देख के पहली नज़र में पता चल गया कि ये कुत्ता है। 2 कुत्तों के कंकाल पड़े हुए थे उसी कमरे में जिस कमरे में देवजानी का कंकाल था। पुलिस पूछती है, पार्था फिर बताता है कि हमारा ये पालतू कुत्ते था 2 और इन दोनों की मौत हो गई थी। अब इसके बाद पुलिस को पार्था की दिमागी हालत को लेकर कुछ शक होता है। वो कंकाल और सारी चीज़ें भेज देती है, डीएनए कराती है। डीएनए की रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ ये देवजानी है, पार्था की बहन है। अरबिंदो की मौत की तफ्तीश होती है। पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है कि एक सुसाइड है, इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। लेकिन अब सवाल ये था कि बहन की मौत हो गई, फिर बहन का डीएनए और बहन की भी सारी फॉरेंसिक जांच होती है और पता चलता है कि उसकी मौत कमज़ोरी की वजह से हुई और दिल का दौरा पड़ने से हुई। देवजानी की मौत में भी कोई फॉल प्ले नहीं है। तो इसका मतलब था कि ये दोनों कत्ल नहीं है। तो फिर पार्था ने ऐसा क्यों किया? अब पुलिस को पार्था के ऊपर सारी चीज़ों को लेकर डाउट। पुलिस इससे पूछताछ करती है लेकिन उसकी दिमागी हालत को देखते हुए पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये शायद अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसका पास देख करके एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में जिसने जॉब किया, एक अच्छा खासा इंसान, फिर उसके रिश्तेदारों बाकी चीज़ों से पूछा जाता है तो फिर ये कहानी आती कैसे उसकी माँ और ये सारी चीज़ें। इस दौरान में ये खबर बाहर मीडिया में आती है और इसके बाद इस 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट को नाम दिया जाता है कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर। पुलिस की तफ्तीश में उस घर से बेशुमार डायरियों के पन्ने मिलते हैं और इसके बाद पता चलता है कि इस घर में रहने वाले ये तीनों शख्स यानी पार्था, उसकी बहन देवजानी और उसके पिता अरबिंदो ये डायरियाँ लिखा करते थे। बल्कि कुछ तो ऐसे पन्ने मिले जिससे ये भी पता चलता था कि शायद तीनों घर के अंदर एक साथ रहते हुए भी आपस में बात नहीं करते थे, बल्कि बात करने के लिए वो पन्नों में लिखकर एक दूसरे को मैसेज दिया करते थे। डायरी के ये पन्ने बेड पे, फर्श पे, बाथरूम में, कुशन में, तकिए के नीचे, हर जगह से बटोरे
और बेशुमार पन्ने थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ पार्था और देवयानी के रिलेशनशिप को भी लिखे थे। हालांकि उसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसकी भी कहानियाँ गढ़ी गई, मीडिया में बहुत आई। लेकिन इन सारे पन्नों को पढ़ने के बाद पुलिस को एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर इसके बाद उसे गिरफ्तार तो नहीं किया गया, सीधे उसको एक जो सेक्रेटरी है उनके पास भेजा गया। वहाँ पे उसका, बल्कि पावलोव मेंटल हॉस्पिटल है, वो वहाँ गया। 2015 तक वो वहाँ रहा। इस दौरान में जो पुलिस ने इसके ऊपर केस भी बनाए, चूँकि मर्डर तो था नहीं, लेकिन ये है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़, दूसरा पब्लिक को डिस्टर्ब करना, मतलब आप एक घर के अंदर आप बॉडी रखना, तो बहुत ज़्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं थे। और दूसरा उसकी दिमागी हालत, जो रिपोर्ट दी डॉक्टर ने, वो भी कहा कि ये कंट्रोल में नहीं है। 2015 तक ये मेंटल हॉस्पिटल में रहा। फिर 2015 के बाद इसको वहाँ से निकाल कर मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी वहाँ भेज दिया गया। वहाँ पे ये रहा और वहाँ ये फरवरी 2016 तक रहा। फरवरी 2016 के बाद इसको थोड़ा फिट माना गया। फिर ये वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अब ये कोलकाता के पोर्ट सिटी वटकोंगे स्ट्रीट, 15 वटकोंगे स्ट्रीट, ये वहाँ शिफ्ट हो जाता है। इसमें खबर ये भी थी कि जो 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट था वो करीब इसने 40 करोड़ रुपए में बेच दिया और उसके बाद यहाँ पे ली, बाकी पैसे बैंक में जमा कर दिए। तो अब वटकोंगे स्ट्रीट में आकर पार्था रहने लगा। फरवरी 2016 में 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद फरवरी 2017 आती है, यानी कि फादर की मौत और बहन का कंकाल मिलने के लगभग 2.25 साल हो चुके थे। 10 जून 1915 को फादर की सुसाइड की खबर आई थी, फिर लाश मिली थी बहन की कंकाल। और फरवरी 2017 इसी नए घर में पार्था के फिर एक रोज़ धुआं उठता है। गार्ड की नज़र पड़ती है, गार्ड फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता है। धुआं इस बार भी उस घर के बाथरूम से उठ रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम आती है, घर के अंदर दाखिल होती है। गार्ड के पास एक डुप्लीकेट की था, दरवाज़ा बंद था। अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं जिस बाथरूम से धुआं उठ रहा है उस बाथरूम का भी दरवाज़ा अंदर से बंद है। फायर ब्रिगेड फिर दरवाज़ा तोड़ती है। अंदर पार्था की जली हुई लाश मिलती है और बाथरूम में उस लाश के साथ एक पेट्रोल का बोतल, माचिस की तीली मिलती है। सेम 2.25 साल पहले जिस तरीके से पार्था के पिता अरबिंदो ने 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के बाथरूम में खुदकुशी की थी, खुद को जलाकर, ठीक 2.25 साल के बाद पार्था ने उसी तरीके से वैसे ही बाथरूम में खुद को जलाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस बाद में लाश को ले जाती है, 7 दिन तक इंतज़ार करती है। जो दूर के रिश्तेदार थे उनको भी खबर की जाती है, कोई बॉडी क्लेम नहीं करता और आखिरकार पुलिस की निगरानी में पार्था का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आज भी कोलकाता जाने वाले जो इन कहानियों से वाकिफ़ हैं, 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट केस, द कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर, वो एक नज़र इस 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के ऊपर ज़रूर डालते हैं। तो एक अफसोसनाक कहानी थी जिसके बहुत सारे, उस वक्त बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें छपी और दिखाई गई जो शायद नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उस घर की डायरी जो बहुत ही प्राइवेट थी, बहुत ही पर्सनल थी, वो भी लीक हुई। जाहिर सी बात है ये बिना पुलिस की मर्ज़ी के तो लीक होती नहीं है, हम सब बेहतर जानते हैं। मैं खुद जानता हूँ कि स्पॉट से कौन सी चीज़ कैसे लीक हो सकती है, क्योंकि हम लोगों का वास्ता पुलिस से पड़ता रहता है। तो अगर पुलिस को लगता है तभी लीक होती है। और मुझे लगता है कि लीक करना भी चाहिए, तो फिर सेलेक्टिव। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उस परिवार की इज्जत और उसके आस्था और कई चीज़ों से जुड़ी हुई थी, मुझे लगता है कि शायद उसको लीक नहीं कराना चाहिए था। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट कोलकाता की। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले सिलसिला शुभम पवार, ये बारामती मध्य महाराष्ट्र से हैं। आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शुभम। इसके अलावा अक्षय पाटिल हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अक्षय। और विशाल सुरवे ने भेजा है। दीपा शर्मा है, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपा। और अभय प्रकाश जी, इनके हस्बैंड, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा नाम थोड़ा गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, लेनीस, ये फिलिपाइन से हैं, फिलीपींस से। और कन्नन शिवम कतर में रहते हैं, उनकी वाइफ हैं, तो हैप्पी बर्थडे लेनीस या लेनियस, जो भी सही नाम है आपका। इसके अलावा निशांत तलवार हैं, 8 नवंबर को इनका बर्थडे था, तो रिलेटेड हैप्पी बर्थडे निशांत। और इनके भाई राहुल तलवार ने भेजा है। रुपेंद्र मेहंडाले हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रुपेंद्र।
अंजलि बेरा हैं, इनका भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे अंजलि, माफ़ कीजिएगा, हैप्पी बर्थडे अंजलि बेरा जी। प्रदीप कुमार सिंह इन्होंने भेजा है। इसके अलावा नीलम पटेल हैं और इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नीलम। और अतुल पटेल साहब ने भेजा पर्थ से, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। कभी सबसे तेज़ विकेट यही हुआ करता था, अब पर्थ की विकेट इतनी फास्ट रही नहीं। इसके अलावा तानिया है, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तानिया। आदित्य वर्मा इन्होंने लिखा होने वाले पति, उन्होंने भेजा है। तो होने वाले पति, आप जल्दी पति हो ही जाइए, और हैप्पी बर्थडे तानिया। इसके अलावा प्रियंका और विनायक शर्मा हैं, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है। ये तलवारा होशियारपुर से हैं। तो आप दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साथ में तबस्सुम चौधरी है हैदराबाद से, इन्होंने लिखा है कि इनके जो अब्बू हैं, इनके फादर हैं, इब्न सफ़ी पढ़ते थे और उसकी कहानी सुनाया करते थे। इन्हें इस तरह की कहानियों का शौक़ है। तो तबस्सुम, मैं भी इब्न सफ़ी के सारे नावल पढ़ चुका हूँ, शायद इब्न सफ़ी की वजह से ही, मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं क्राइम रिपोर्टर बना। कार्तिकेय गर्ग हैं और इन्होंने रॉबिन्सन स्ट्रीट की कहानी की भी फरमाइश की थी। थैंक यू कार्तिकेय। इसके अलावा सुधीर दहिया हैं, WWE स्टार क्रिस बेनियट की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ आपको। प्रकाश रवाते हैं। इसके अलावा कौशल कुमार मैलानी हैं, खीरी। इसके अलावा मिराज फुरकान हैं, इतिहास की कहानी सुनना चाहते हैं, वो भी आपको जल्द सुनाता हूँ। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।